देखो, ये टॉपिक वैसे तो सीबीएसई के इस सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये टॉपिक सीबीएसई में नहीं है, लेकिन आगे AIEEE, PMT, IIT और जितने भी फाउंडेशन जो कोर्सेस होते हैं सभी में है। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर से एक या दो कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी निकलते हैं और एक और दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी निकलते हैं, और तुम्हें इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से भी करना है और इसकी थ्योरी को भी समझना है, ताकि आगे कहीं पर भी जाके आए तो तुम्हें दिक्कत ना आए। और ये मैं क्लियर कट बता दूं, यही एक्सपेरिमेंट तुम्हें केमिस्ट्री के अंदर भी मिलता है, तो ये मत सोचना कि ये कट गया तो तुम्हें नहीं करना। हाँ, जो सिलेबस कट चुका है उसको मैं या तो करवाने से पहले बता दूंगा या करवाने के बाद बता दूंगा, उसको तुम एज अ सीबीएसई क्वेश्चन कंसिडर मत करना इस साल, उसको कंसिडर करना कि ये मेरे नोट्स हैं और मुझे इसको आगे के लिए प्रिपेयर रखना है, बस। ठीक है, टॉपिक का नाम है एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है, मैंने तुम्हें कल एक बात बताई थी कि ये एक न्यूक्लियस है, लेट कर लिया ये एक हाइड्रोजन एटम है, तो ये न्यूक्लियस हुआ और ये एक इलेक्ट्रॉन हुआ। मैंने तुम्हें कल एक बात बताई थी कि अगर इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी के साथ न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर चक्कर काटता है तो ये इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल नेचर को तो शो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ इस पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होती है, और ये जो वेव है ऐसी वेव को हम स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। और स्टैंडिंग वेव कुछ ऐसे बनाओगे, ये स्टैंडिंग वेव है। whenever the particle is made with the high velocity in comparison with the velocity of light, then the wave is always and always associated with that particle। ये कही थी बात डी ब्रोगली ने। ठीक है, अब मैं यही चीज प्रूव करने वाला हूं एक्सपेरिमेंट करके कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ वेव एसोसिएटेड होती है। ये चीज हम एक्सपेरिमेंट के अंदर प्रूव करने वाले हैं, और ये प्रूव करने वाले हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका नेचर वेव नेचर भी हो सकता है। पार्टिकल तो वो है ही, पार्टिकल नेचर को तो शो करेगा ही, उसका मास भी होगा, उसकी वेलोसिटी भी होगी, इसका मोमेंटम भी होगा, सब कुछ पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन वेव नेचर के अकॉर्डिंग भी कुछ ना कुछ होता है। अब वो वेव नेचर मुझे शो करना है। इस एक्सपेरिमेंट को हम जर्मर एंड डेविसन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि जर्मर और डेविसन दोनों ने मिलकर ये एक्सपेरिमेंट किया था। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले हमें तीन बातें पता होनी चाहिए, तीन बातें। एक बात ऑप्टिक्स की है, दो बात हायर क्लासेस की है। ऑप्टिक्स की बात बताता हूं सबसे पहले, जो तुम्हें इस टॉपिक को करने के लिए पता होनी चाहिए। अगर तुम्हें तीन बात अगर क्लियर कट पता चल गई ना, ये टॉपिक 60% हो गया। ऑप्टिक्स की पहली बात, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये है पहली बात जो इस टॉपिक में आएगी, और जो ऑप्टिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है वो समझो। मान लो ये पहली वेव है, ठीक है, मान लो ये दूसरी वेव है, ऐसे वाली। अगर मैं इस वेव को इस वेव के साथ सुपर इंपोज कर दूं तो क्या होगा, ये क्रस्ट के ऊपर पड़ेगा, ये ट्रफ इस ट्रफ के ऊपर पड़ेगा, और होगा क्या, जो एम्पलीट्यूड है वो पहले के मुकाबले में बढ़ जाएगा और वेव बन जाएगी ऐसे वाली। ये बात प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अंदर भी आती है, +1 की लास्ट यूनिट के अंदर। ठीक है, अब यहां पे हमें क्या सीखना है, हमें यह सीखना है कि जब एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के क्रस्ट के ऊपर पड़ता है और एक वेव का ट्रफ दूसरे वेव के ट्रफ के ऊपर पड़ता है, तो उस टाइम उस वेव का एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट बढ़ जाता है और वेव बन जाती है ऐसे। इंटरफेरेंस का मतलब होता है दो वेव का मिक्स होना, ठीक है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि जब दो वेव आपस में मिक्स होती हैं और क्रस्ट के ऊपर पड़े, ट्रफ के ऊपर पड़े, तो एम्पलीट्यूड पहले के मुकाबले में बढ़ जाता है। एम्पलीट्यूड का पहले के मुकाबले में बढ़ जाना उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, और दो वेव का मिक्स हो जाना उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर है? अब बात अपोजिट है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, क्रस्ट के ऊपर नहीं पड़ेगा, ट्रफ के ऊपर नहीं पड़ेगा, और एम्पलीट्यूड पहले के मुकाबले में कम हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसका हम यूज नहीं करने वाले फिलहाल किसका यूज है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। याद रख लोगे ये बात। अब यहां पर है दूसरी बात,
दूसरी बात है ब्रैग्स लॉ। ब्रैग एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने डायफ्रैक्शन पैटर्न जब डिस्कवर किया था तो उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला दिया था, और वो फॉर्मूला था 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ये फॉर्मूला ब्रैग नाम के साइंटिस्ट ने दिया, और ये फॉर्मूला कोई अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला नहीं है, कोई हाइपोथेटिकल कंसेप्ट नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड फॉर्मूला है। इसका एक प्रूफ भी है, केमिस्ट्री में आता है हायर क्लासेस के अंदर। n का मतलब होता है ऑर्डर डायफ्रैक्शन, फर्स्ट ऑर्डर का डायफ्रैक्शन है, सेकंड ऑर्डर का डायफ्रैक्शन है, उसके बारे में सीखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। फिलहाल जब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो n की वैल्यू को हम 1 पुट कर देंगे, और 1 का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन, हायर क्लासेस में सीखोगे। लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ, थीटा क्या है वो यहां पर बताऊंगा, और d का मतलब होता है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। ठीक है बात, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए, और ये फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड फॉर्मूला है। ठीक है, अब एक तीसरी बात मैंने तुम्हें कल एक फॉर्मूला बताया था, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाई √v आर्मस्ट्रॉन्ग, बताया था ना ये फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है वो डी ब्रोगली कंसेप्ट के अंदर आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ये फॉर्मूला हाइपोथेटिकल फॉर्मूला है, मन घड़ंत फॉर्मूला, वैसे बना दिया रात चलते, कोई एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड फॉर्मूला नहीं है ये वाला। तो मैंने यहां पर 3 बातें बताई हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्रस्ट का क्रस्ट के ऊपर पड़ना, ट्रफ का ट्रफ के ऊपर पड़ना, और एम्पलीट्यूड का पहले के मुकाबले में बढ़ जाना, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरी बात मैंने तुम्हें बताई है ब्रैग्स लॉ। ब्रैग एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने डायफ्रैक्शन पैटर्न से रिलेटेड एक फॉर्मूला दिया, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्डर डायफ्रैक्शन। इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम n की वैल्यू को 1 लेकर चलेंगे। d का मतलब होता है इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, और थीटा का मतलब मैं तुम्हें यहां पर बताऊंगा। और ये फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड फॉर्मूला है। उसके बाद तीसरी बात मैंने तुम्हें बताई है ये वाला फॉर्मूला, और ये वाला फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन किसी पोटेंशियल की इंफ्लुएंस में मूव करता है। ये मैंने कल भी बताई थी और आज भी बता रहा हूं। ये चैम्बर है, मान लो इस चैम्बर के अंदर पोटेंशियल है दोनों दीवारों के बीच में, अगर मैं एक पार्टिकल को यहां पर मूव करवाता हूं तो वो उससे रिलेटेड जो वेवलेंथ होगी, उस वेवलेंथ का फॉर्मूला हम ये वाला यूज करने वाले हैं। और ये फॉर्मूला हाइपोथेटिकल फॉर्मूला है, मन घड़ंत फॉर्मूला है, इसका कोई प्रूफ नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, तो इन 3 बातों का यूज करके हमें ये एक्सपेरिमेंट करना है। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या करना है, अब वो देखो। ये जो चीज तुम्हें दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन। जैसे कि गन है, टीवी में देखी होगी या डायग्राम में देखी होगी, गन का काम होता है गोली को फायर करना, गोली को आगे v वेलोसिटी के साथ निकालना, वही होता है गन। यहां पर इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन का काम होता है इलेक्ट्रॉन की रे को बाहर निकालना। अब जैसे कि ये है, ये रे ऑफ लाइट को बाहर निकाल रही है, फोटॉन्स को बाहर निकाल रही है, तो ये फोटोन गन तुम इसको बोल सकते हो। तो यहां पे एक तो है फिलामेंट, ये वाला फिलामेंट है, इस फिलामेंट का ऊपर भी कनेक्शन है, नीचे भी कनेक्शन है। इसका कनेक्शन यहां पे एक सेल के साथ है, एक रियोस्टेट के साथ है, और इस फिलामेंट का सीधा फिर कनेक्शन किसी एक मेटेलिक प्लेट का फिर आगे बैटरी के साथ है। यहां पे आगे जाके एक रियोस्टेट भी लगा होता है। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा जो सेटअप है ना, इस पूरे सेटअप को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन का काम है यहां से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, बस इतना काम है, और इससे ज्यादा कोई काम नहीं है। यहां पे एक सेल लगा हुआ है या बैटरी लगी हुई है, और ऊपर सेल और बैटरी लगी हुई है। ये जो बैटरी है ना, ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब है हम यहां से इसका पोटेंशियल कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, वो हमारे अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है वो अलग अलग पोटेंशियल के ऊपर होगा। हम चाहे तो इसको 40 वोल्ट के ऊपर सेट कर सकते हैं, 45 वोल्ट के ऊपर सेट कर सकते हैं, 49 वोल्ट के ऊपर सेट कर सकते हैं, 54 वोल्ट के ऊपर सेट कर सकते हैं। वो हमारे अकॉर्डिंग है कि हमें ये एक्सपेरिमेंट कितने पोटेंशियल के ऊपर करना है। ठीक है, तो इतना याद रखो, ये पूरा का पूरा यहां तक का जो सेटअप है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन। और इलेक्ट्रॉन गन को जब हम एक्टिवेट करेंगे ना, तो इस फिलामेंट के अंदर से एक रे निकलेगी, और ऐसी रे इलेक्ट्रॉन कंटेन्ड रे कहलाती है। मतलब इस रे के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऐसी रे को हम बोलते हैं बीटा रे।
बीटा रे का मतलब होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की रे। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन के लिए ही हमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो चीज मैंने लगाई है इसको हम बोलते हैं कोलीमीटर। कोलीमीटर का काम होता है इलेक्ट्रॉन की रे को बिल्कुल सीधा मूव करवाना। ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रॉन की रे निकली और कहीं यहां चली गई, यहां चली गई, आगे चली गई, पीछे चली गई, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड करना इस कोलीमीटर का काम है, ठीक है। अब कोलीमीटर से रे ऑफ इलेक्ट्रॉन ये निकल चुकी है। ये जो रे ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये टकराएगी इस क्रिस्टल के साथ, और ये जो क्रिस्टल होता है वो निकल का बना होता है, और निकल के लिए इंटर एटॉमिक डिस्टेंस यानी डी की वैल्यू 0.91 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज तुम्हें याद रखनी है कि ये जो क्रिस्टल है वो निकल का बना होता है, और निकल के क्रिस्टल के लिए डी की वैल्यू होती है 0.91 आर्मस्ट्रॉन्ग। यहां से इलेक्ट्रॉन रे आएगी, निकल क्रिस्टल के सरफेस के साथ टकराएगी, कुछ इलेक्ट्रॉन की रे को तो ये निकल क्रिस्टल एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी को वो रिफ्लेक्ट कर देगा, और अलग अलग डायरेक्शन में ये जो इलेक्ट्रॉन की रे है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। हम उन सारी रे की बात नहीं करते, हम एक ही रे की बात करते हैं। मान लो ये इलेक्ट्रॉन की रे आई, निकल क्रिस्टल के सरफेस के साथ टकराई, और ये इलेक्ट्रॉन की रे रिफ्लेक्ट हो गई यहां पे, ठीक है। और यहां पर एक एंगल बनेगा, इस एंगल को हम बोलेंगे फाई। फाई का मतलब होता है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन रे के बीच का एंगल, ठीक है। अब ये जो निकल क्रिस्टल है ना, निकल क्रिस्टल की एक्सिस होती है, मतलब ये सारी लाइनें बनी हुई होती हैं। इस लाइन के पैरेलल में मैंने एक डॉटेड लाइन वैसे ही ड्रॉ कर लिया, स्ट्रेट डॉटेड लाइन। यहां पर एक एंगल बनेगा थीटा, यहां पर दूसरा एंगल बनेगा थीटा, और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर तीन एंगल बन रहे हैं, एक एंगल थीटा, एक एंगल फाई और एक एंगल थीटा। स्ट्रेट लाइन के ऊपर तीन एंगल बन रहे हैं, तो तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो थीटा प्लस फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा ना। यहां से थीटा निकाल लो, 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 5। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 180 माइनस का 5, यही हो जाएगी। तो ये है थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू को मैंने यहां पर लिख दिया, थीटा इज इक्वल टू 1/2 180 माइनस 5, ये है थीटा। अगर हमें फाई पता चल जाए तो हम थीटा निकाल सकते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है। अब ये जो फाई है ये कौन बताएगा? ये बताएगा ये वाला डिटेक्टर। इस डिटेक्टर के दो काम हैं, एक तो हमें ये बताता है कि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाई है कितना, और एक हमें ये बताएगा कि जो इलेक्ट्रॉन की रे इसके पास आ रही है उस इलेक्ट्रॉन की रे का इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है। मतलब यहां से जो इलेक्ट्रॉन की रे गई उसकी इंटेंसिटी कुछ और होती है, टकराने के बाद जो लाइट आएगी उसकी इंटेंसिटी कुछ और होती है। इलेक्ट्रॉन की रे की इंटेंसिटी बताना और इलेक्ट्रॉन का रे कितने एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये दो काम बताना किसका काम है? डिटेक्टर का। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, डिटेक्टर क्या करता है? सबसे पहले इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन रे और रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन रे के बीच में ये जो एंगल फाई बन रहा है ये कौन बताएगा? डिटेक्टर। दूसरा काम क्या है? डिटेक्टर के पास जो भी रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन की रे पहुंचेगी वो उसकी इंटेंसिटी बताएगा कि कितनी इंटेंसिटी की इलेक्ट्रॉन की रे इसके पास आ रही है और कितने एंगल के ऊपर आ रही है। पता चला? हम एक तुक्का मार देते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो 50 डिग्री है। लेट फाई की वैल्यू कितनी है? 50 डिग्री। वैसे ही मैंने तुक्का मार दिया, तो यहां पे थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। थीटा कितना हो जाएगा? 180 माइनस 50 130, 130/2 65। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 65 डिग्री। तो अगर हमें ये फाई पता हो तो हम थीटा निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो जो मैंने ब्रैग्स लॉ किया था 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, वो जो थीटा है वो यही वाला है। ठीक है, तो ये थीटा और फाई का कंसेप्ट है। अब बात ये है कि यहां पे इंटेंसिटी को नोट करने के लिए हमने एक मशीन लगा रखी है, वो है डिटेक्टर। डिटेक्टर का काम है रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन की रे की इंटेंसिटी को मेजर करना अलग अलग पोटेंशियल के ऊपर। सबसे पहले मैं इस इलेक्ट्रॉन गन को एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के ऊपर सेट करूंगा।
और फिर उसके बाद मैं इसकी हेल्प से इंटेंसिटी को मेजर करूंगा। ठीक है, अब मैं कुछ ग्राफ बना रहा हूं और वो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था, जर्मर और डेविसन ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने इंटेंसिटी को मेजर किया। चलो, डिटेक्टर ने इंटेंसिटी को मेजर कर दिया, फिर इंटेंसिटी और अप्लाइड पोटेंशियल के बीच में ग्राफ बनाए गए। यहां पे 4 ग्राफ बना रहा हूं मैं। एक तो है ये इंटेंसिटी और 44 वोल्ट इसके बीच में, और एक है इंटेंसिटी और 48 वोल्ट इसके बीच में, एक है इंटेंसिटी और 54 वोल्ट के बीच में। ठीक है, ये 3 ग्राफ है। सबसे पहले तो तुम ये याद रखो कि ये जो बैटरी लगा रखी है वो वेरिएबल बैटरी है। हम अपनी हुसूलियत के हिसाब से हम यहां पर इसका पोटेंशियल सेट कर सकते हैं। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट है, पहला एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूं 44 वोल्ट के ऊपर। तो मैंने यहां से बैटरी के सिस्टम को 44 वोल्ट के ऊपर सेट कर दिया, और उस टाइम ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की रे गई, यहां से टकरा के रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन की रे आई, और इस डिटेक्टर ने ये फाई एंगल मेजर किया और इंटेंसिटी को मेजर किया। ठीक है, इंटेंसिटी और 44 वोल्ट के बीच में जब ग्राफ बनाया गया तो ग्राफ ऐसे बन गया। ठीक है, कोई खास बात जर्मर और डेविसन को नहीं दिखी इसमें। फिर उन्होंने क्या किया, यहां का पोटेंशियल बढ़ा दिया। यहां का पोटेंशियल कितना कर दिया, 48 वोल्ट कर दिया। उसके बाद इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की रे आई, टकराई, रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन की रे आई, डिटेक्टर ने उसकी इंटेंसिटी को मेजर किया, और इंटेंसिटी को मेजर किया तो इंटेंसिटी और 48 वोल्ट के बीच में जब ग्राफ बनाया गया तो ऐसा बन गया। इस ग्राफ के अंदर भी उनको कोई स्पेशल बात नजर नहीं आई। उसके बाद उन्होंने तीसरा अटेम्प्ट किया। तीसरा अटेम्प्ट क्या किया, यहां के पोटेंशियल को बढ़ा दिया। जब यहां के पोटेंशियल को उन्होंने क्या 54 वोल्ट वैसे कर दिया 54 वोल्ट, तो उस टाइम इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई, यानी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की रे आई, सरफेस के साथ टकराई, और रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन की रे को डिटेक्टर ने पकड़ा, इंटेंसिटी को मेजर किया। तब उन्होंने इंटेंसिटी और 54 वोल्ट के बीच में ग्राफ बनाया, और वो जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आया, ऐसा। इस ग्राफ के अंदर कोई खास बात नजर नहीं आई। इस ग्राफ के अंदर भी उनको कोई खास बात नजर नहीं आई, लेकिन इस ग्राफ के अंदर उन्होंने एक खास बात देखा कि पहले तो 54 वोल्ट और इंटेंसिटी के लिए ग्राफ ऐसे था, एक ही दम पीछे आ गया और फिर एक ही दम आगे निकल गया। ये जो चीज क्रिएट हुई है ना, ग्राफ का आगे बढ़ के एक ही दम पीछे आ जाना, इसको हम बोलते हैं बम्प। बम्प बम्प का मतलब तुम एक वो भी बोल सकते हो, एक ही दम ऐसे आ जाना, हिल्स का आ जाना, ब्रेकर का आ जाना। ब्रेकर को हम बम्प बोल सकते हैं कि स्ट्रेट सड़क थी, बिल्कुल प्लेन थी, एक ही दम बम्प आ गया। तो यहां पर भी इसको हम बोलते हैं बम्प। फिर ये जो जर्मर और डेविसन जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी कि बम्प आया क्यों। 48 वोल्ट के ऊपर, 44 वोल्ट के ऊपर कोई बम्प नहीं आया, 48 वोल्ट के ऊपर भी कोई बम्प नहीं आया, लेकिन यहां पर बम्प आया। तो इन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने इस रिसर्च का आंसर ये निकाला कि ये बम्प आने का एक ही रीजन है, और वो रीजन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इन्होंने इस चीज का रिसर्च किया और बम्प आने का रीजन ढूंढ निकाला, और वो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब मैंने तुम्हें बताया था, मान लो एक वेव है, ये वेव ऐसे है, दूसरी वेव है, ये वेव ऐसे है। जब मैं दोनों वेव को सुपर इंपोज करवाऊंगा तो इसका एम्पलीट्यूड पहले के मुकाबले में इंक्रीज कर जाएगा, इसी को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब जब ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था और बम्प का रिजल्ट ढूंढा गया, तो बम्प का रिजल्ट उनको मिला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी ये बम्प आया है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण आया है। और हमें पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है दो वेव का मिक्स हो जाना, क्रस्ट का क्रस्ट के ऊपर गिरना, ट्रफ का ट्रफ के ऊपर गिरना, एम्पलीट्यूड का पहले के मुकाबले में बढ़ जाना, यही होता है। यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर ये बम्प अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण आया है तो कहीं ना कहीं वेव है। वेव है तभी तो वेव आपस में सुपर इंपोज किया, वेव सुपर इंपोज किया तभी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। इसका मतलब, इसका रीजन अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, मतलब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कहीं ना कहीं वेव है। वो जो वेव है वो इस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। इतना तो हमें पता चल गया।
कि इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। हमें इतना एविडेंस मिल गया। अब हमें यह देखना है कि ये जो वेव एसोसिएटेड हुई है इलेक्ट्रॉन के साथ उसकी एक वेवलेंथ होती है। अब हम वो वेवलेंथ निकालेंगे। वो वेवलेंथ सही भी होती है या गलत होती है वो भी हमें देखना है। तो हमने क्या किया, ब्रैग्स लॉ का फॉर्मूला यूज किया। एक तो फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 बाई अंडर रूट वी आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, सबसे पहले हम इस फॉर्मूले का यूज करके हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। लैम्डा का मतलब उस एसोसिएटेड वेव की वेवलेंथ निकालेंगे। निकाल लो, 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट। ये जो बम्प आया है वो कितने पोटेंशियल के ऊपर आया है, 54। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो 54 वोल्ट की इंफ्लुएंस में जा रहा है। तो यहां पर मैंने 54 वोल्ट पुट किया। ठीक है, जैसे ही मैं इसको सॉल्व करता हूं, आर्मस्ट्रॉन्ग को मीटर में कन्वर्ट करता हूं, तो इसका आंसर आएगा 1.65 मीटर। सॉल्व करके देख लेना, लैम्डा की वैल्यू इतनी आ गई। अब मैंने तुम्हें शुरू में एक बात बोली थी कि ये जो लैम्डा है वो एक हाइपोथेटिकल फॉर्मूला है, मनगढ़ंत फॉर्मूला है, कोई प्रूफ नहीं है। पहले तो हमने ये एविडेंस देखा कि ये बम्प आया क्यों, फिर हमने उस एविडेंस के लिए एविडेंस क्रिएट किया कि इस बम्प आने का रीजन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है वेव एसोसिएटेड हो जाना। वेव एसोसिएटेड हो गई ये हमें पता चल गया। अब हम उसकी वेवलेंथ निकालेंगे। पहले तो हम एक जुगाड़ करेंगे वेवलेंथ का, जुगाड़ी फॉर्मूला है ये। तो यहां से हमने लैम्डा निकाल लिया। लैम्डा निकालने के बाद हम सेटिस्फाई नहीं होते, क्यों? क्योंकि एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, हो सकता है ये लैम्डा गलत हो सकता है। तो अब हम इस लैम्डा को वेरीफाई करेंगे कि ये लैम्डा जो हमने सॉल्व किया है वो सही भी है या गलत है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे ब्रैग्स फॉर्मूला। ब्रैग्स फॉर्मूला, और ब्रैग्स फॉर्मूला क्या होता है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, अब हम यहां से लैम्डा निकालेंगे। n की वैल्यू को कितना पुट करेंगे, 1। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। d का मतलब इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, जो कि निकल के लिए कितनी है, 0.91। 0.91 इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना। उसके बाद साइन थीटा, थीटा कितना है, 65 डिग्री, जो कि हमने पहले निकाल लिया, फाई की वैल्यू को 50 मान के। ठीक है, तो यहां पे जैसे ही मैं पुट करूंगा तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ये जो लैम्डा की वैल्यू है वो आएगी 1.66 मीटर। ये तो है एक्सपेरिमेंटली प्रूफ फॉर्मूला, और उससे रिलेटेड जो हमने लैम्डा निकाला वो 1.66 आया। ये है एक तुक्का, तुक्के से हमने लैम्डा निकाला, वो आया 1.65 मीटर। ये और ये बराबर है। बराबर है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के साथ वेव भी एसोसिएटेड है, और उस वेव की वेवलेंथ भी होगी, और उस वेव की वेवलेंथ ऐसे निकाली जा सकती है। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है ना, ये पहले तो था तुक्का, लेकिन अब ये फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड फॉर्मूला माना जाता है, क्योंकि इससे निकाली गई वेवलेंथ और एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड फॉर्मूले से निकाली गई वेवलेंथ मैच कर लेते। तो यहां से एविडेंस क्या क्रिएट हुआ, एविडेंस ये क्रिएट हुआ कि जब एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसके साथ वेव एसोसिएटेड होगी, और उसकी वेवलेंथ हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये एविडेंस है कि कोई भी पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो वेव एसोसिएटेड होगी ही होगी। कोई डाउट यहां तक कर लोगे? हाँ सर, वहाँ पे जो थीटा है आपने दोनों इक्वल किया है, उनका सम 180 हमें पता है, लेकिन हमें क्या पता कि वो भी थीटा वो भी थीटा, वो एंगल अलग भी तो हो सकता है। ये एंगल अलग हो सकता है, लेकिन हमने यहां पर एंगल का सम लेना है। ये थीटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पे अगर मैं इसको फाई मानता हूं, यहां पे थीटा है, यहां पे थीटा है, और ये जो चीज है ना, ये कोई ऑर्डिनरी लाइन नहीं है, ये निकल क्रिस्टल की एक्सिस है। निकल क्रिस्टल की एक्सिस के कोरिस्पॉन्डिंग हमने ये मान लिया। हो सकता है ये थीटा अलग हो सकता है ये थीटा भी अलग हो, लेकिन तीनों का सम एक तो 180 होगा, ये तो क्लियर है। लेकिन हम इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम ये चीज ऐसे बना के चलते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। ठीक है, अगर ये 65 हुआ, हो सकता है ये भी 65 हो सकता है ये 62 हो सकता है 67। हम अप्रोक्सीमेशन में बात करते हैं। ठीक है, चले आगे। तो यहां पे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की थ्योरी कंप्लीट होती है। उसके बाद मैंने तुम्हें कल 3 क्वेश्चंस दिए थे, उन 3 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। कर लिए थे क्या वो तीनों?
कर लिए थे? नहीं किए थे ना कर 4 महीने बाद पूछूंगा। क्वेश्चन निकाल लो। सुनो, आसान से क्वेश्चन है बिल्कुल, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है तीनों, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं घूम फिर के। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज न्यू नॉट when the light of frequency 2 nu naught is incident on the metal plate, the maximum velocity of electron is v1। सबसे पहले आदि स्टेटमेंट, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस हाफ m v स्क्वायर, यही होता है। न्यू नॉट का मतलब है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू का मतलब होता है इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, यही होता है। पहले सेंटेंस के अंदर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 न्यू नॉट। अगर 2 न्यू नॉट अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कितनी है? v1 है ना, v1। तो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है 2 न्यू नॉट इज इक्वल टू h न्यू नॉट, तो उस टाइम पार्टिकल की वेलोसिटी है v1। क्लियर है? तो ये हो गया 2h न्यू नॉट इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस हाफ m v1 स्क्वायर। यहां से हाफ m v1 स्क्वायर इसकी वैल्यू निकाल लो, ये h न्यू नॉट इधर आ जाएगा, 2h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट कितना हो गया? h न्यू नॉट। यहां से v1 की वैल्यू निकाल लो, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2h न्यू नॉट डिवाइडेड बाई m, तो v1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? अंडर रूट 2h न्यू नॉट बाई m। ठीक है, उसके बाद when the frequency of incident radiation is increased to 5 nu naught, the maximum velocity of electron emitted is v2। अब मैं क्या करता हूं, अब मैंने इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को 5 न्यू नॉट कर दिया, फॉर्मूला वही है h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस हाफ m v स्क्वायर। जब मैं इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को 5 न्यू नॉट कर देता हूं तो उस टाइम जो वेलोसिटी है वो हो जाती है हाफ m v2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 5h न्यू नॉट इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस हाफ m v2 स्क्वायर, यही हो गया। यहां पे 5h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट, 4h न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर। यहां से v2 की वैल्यू निकाल लो, v2 की वैल्यू कितनी आएगी? 8h न्यू नॉट डिवाइडेड बाई m का अंडर रूट, यही आएगी। अब क्या निकालना है? फाइंड द रेशियो ऑफ v1 टू v2, v1 बाई v2 सॉल्व कर देना। इसका आंसर v1 बाई v2 इज इक्वल टू 1/2 आना चाहिए। क्लियर है? नोट कर लो इसको।
गया लास्ट। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? एक ग्राफ गिवन है तुम्हें, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का। एक ग्राफ तो ऐसे, एक ग्राफ ऐसे है। यहां पे है 0.5, यहां पर है 1.0 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। ये ग्राफ तुम्हें गिवन है। ये मेटल एक्स के लिए, ये मेटल वाई के लिए। यही है क्वेश्चन। कहता है विच ऑफ द मेटल हैज स्मॉलर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसकी कम होगी? बताओ किसकी कम होगी? वाई की। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ उसी की कम होगी जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? वाई की। तो वाई की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कम होगी। ठीक है बात। सेकंड, एक्सप्लेन गिविंग रीजन which metal gives out electron having smaller kinetic energy। इलेक्ट्रॉन तो x भी निकालेगा, इलेक्ट्रॉन y भी निकालेगा। कम से कम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन कौन से मेटल में से निकलेंगे? फॉर्मूला पता होना चाहिए, आइंस्टाइन फॉर्मूला h न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर। ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, वो चीज तुम्हें पता है लेकिन मेरे अकॉर्डिंग समझो। 100 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इज इक्वल टू में 100 आना चाहिए। अगर x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 90। अगर एक कम है तो एक ज्यादा होगा, एक ज्यादा है तो एक कम होना ही चाहिए ताकि इन दोनों का सम 100 हो। ठीक है। अब मैं चाहता हूं क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सप्लेन गिविंग रीजन व्हिच मेटल गिव्स आउट इलेक्ट्रॉन हैविंग स्मॉलर काइनेटिक एनर्जी। मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन निकले कम से कम काइनेटिक एनर्जी के साथ निकले। अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम से कम हुई तो उसका वर्क फंक्शन क्या होगा? कम से कम या ज्यादा ज्यादा, ताकि h न्यू ये सही रहे, कांस्टेंट रहे, ज्यादा होना चाहिए। अब मान लो किसी का वर्क फंक्शन बहुत ज्यादा है तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन निकले। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उसको बची हुई एनर्जी जो कि थोड़ी सी बची है वो इलेक्ट्रॉन लेगा और आगे जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी कम रखने के लिए एक बॉडी का वर्क फंक्शन ज्यादा होना चाहिए ताकि इन दोनों का सम कांस्टेंट रहे। जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो तो हो रही है, जितनी एनर्जी की हो रही है वो तो हो रही है, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। बात है काइनेटिक एनर्जी कम कब होगी? जब वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। मानते हो इस बात को? क्वेश्चन यही कहता है कि कौन सा मेटल कम से कम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। वही मेटल कम से कम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन निकालेगा जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा। और वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? h न्यू नॉट। वर्क फंक्शन ज्यादा से ज्यादा किसका होगा? जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा से ज्यादा होगी। किसकी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा? x की या y की? x की या y की? y की। y की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहां से लेकर यहां तक है। y की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो y का वर्क फंक्शन ज्यादा। y का वर्क फंक्शन ज्यादा तो y के लिए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम। पता चला? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम मुझे बताओगे। If the distance between the light source and metal X is doubled, how will the stopping potential change? लाइट सोर्स और मेटल के बीच के डिस्टेंस को मैंने डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या फर्क, स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? नो चेंज। चेंज या नो चेंज? नो चेंज। तुम बताओ कार्तिक, क्यों नो चेंज? बताओ। हमने लाइट के सोर्स को और मेटल प्लेट के डिस्टेंस को डबल कर दिया। डबल करने का मतलब है अगर यहां मेटल प्लेट है तो लाइट के सोर्स को मैं दूर ले गया। दूर ले जाने से क्या घटा रहा हूं मैं? इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी? इंटेंसिटी घटा रहा हूं। क्या इंटेंसिटी के ऊपर स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। तो चाहे तुम पास लेके आओ चाहे दूर लेके आओ चाहे उसके अंदर घुसा दो, स्टॉपिंग पोटेंशियल जितना है उतना है। ठीक है। अगर मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल को चेंज करना है तो मुझे क्या चेंज करनी पड़ेगी? फ्रीक्वेंसी। ठीक है। एक तो रेड कलर की लाइट आ रही है, एक ब्लू कलर की लाइट आ रही है। रेड कलर की फ्रीक्वेंसी कम है,
तो उससे निकलने वाली इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और उसकी वेलोसिटी भी कम होगी। ठीक है, वॉयलेट लाइट आ रही है, ब्लू लाइट आ रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो वहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी दोनों ज्यादा होंगी। क्लियर है सारी बातें? उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन द कैथोड ऑफ द फोटोसेल इज डबल्ड। फोटोसेल का मतलब होता है मेटलिक प्लेट, बस इतना याद रखो न्यूमेरिकली। मेटलिक प्लेट के ऊपर जो लाइट की रेडिएशंस गिर रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी को मैंने डबल कर दिया। हाउ विल द फॉलोइंग चेंज? काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? ज्यादा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को डबल किया है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया है, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी तो बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फ्रीक्वेंसी को डबल करने से या बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर माइनर सा चेंज आता है, जिसको लिए हम ये बोलेंगे कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट उतना ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा फ्रीक्वेंसी को डबल करने से। फ्रीक्वेंसी को डबल करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर क्या फर्क पड़ा? बढ़ा, घटा या उतना ही रहा? बढ़ा। ठीक है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी के तो इंडिपेंडेंट होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। पता चला? कोई डाउट यहां तक? अब मैं एक न्यूमेरिकल बोल रहा हूं, वो न्यूमेरिकल एज अ होमवर्क होगा। अगले लेक्चर के अंदर हम उसी तरीके के न्यूमेरिकल करेंगे और वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, लिखो an electron and a proton, an electron and a proton are moving with the same speed, are moving with the same speed, which will have more wavelength, which will have more wavelength, which will have more wavelength। ये कोई एक नंबर का क्वेश्चन नहीं है, न्यूमेरिकल है। उन 10 फॉर्मूले के ऊपर तुम्हें जो चीज सेम दे रखी है, सेम क्या दे रखी है इसमें? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्पीड। तो तुम 10 में से ऐसा फॉर्मूला चूज करो जिसमें स्पीड आती हो। वो फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए लगाओ, वही फॉर्मूला प्रोटॉन के लिए लगाओ। दोनों में से स्पीड निकालो, दोनों की स्पीड को बराबर पुट कर दो, जो निकालना है वो निकाल लो। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, एक नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच गए 6-7, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और उसके बाद ये चैप्टर ऑफ।